अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आइमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट और एक बिजनेस की फाउंडर। आज मैंने आपके लिए जो वीडियो तैयार की है वो है कि बिज़नेस होता क्या है, कैसे शुरू किया जाता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इससे पहले हमने हर वीडियो के अंदर मुख्तलिफ बिज़नेस किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, 3,000 से लेकर 10,000 तक शुरू होने वाले तमाम बिजनेसेस की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। वो बिज़नेस आप क्यों करेंगे, आप कैसे करेंगे, बेचेंगे कहाँ पर, कितना आपको कहाँ कहाँ से आप अपना रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे और इसके अलावा आपको मंथली प्रॉफिट कितना होगा, उन वीडियोस के अंदर ये सब बातें आपके लिए बनाई गई हैं, शेयर की गई हैं। उन चीज़ों को हासिल करने के लिए घर बैठकर वो चीज़ें आप कैसे हासिल कर सकेंगे, उसके लिंक्स भी उनके साथ साथ जोड़ दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में ज़रूरी ये है जानना कि बिज़नेस की बेसिक्स क्या हैं। हमने कल ही इस बात का जिक्र किया था कि बिज़नेस या जॉब, क्या माइंडसेट होगा कि जब आपको पता चले कि आप बिजनेस के काबिल हैं या जॉब के। आज हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस जो है वो होता क्या है, इसमें क्या चीज़ें किस तरीके से होंगी। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़, मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में सारी चीज़ें समझाना चाहूँगी जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से समझी हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी भी पैसों के इवज़ बेचते हैं, उसे आप बिज़नेस कह सकते हैं। आपने आम ख़रीदे एक दुकानदार से, आपने उसके साथ एक बिज़नेस के अंदर आप शामिल हुए। इसी तरह आपको कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें एक सर्विसेज हैं जो आपको पैसों के इवज़ मिलती हैं। ऑब्वियसली उनका मॉडल डिफरेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोग डायरेक्ट क्लाइंट से पैसे लेते हैं, कुछ लोग एड्स के ज़रिए पैसे अर्न करते हैं। तो ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वाली सर्विसेज जो हैं ये एड्स के थ्रू अर्निंग करती हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो इस तरीके से बिजनेस करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, पर ये चीज़ें मुश्तमिल सिर्फ इन दो चीज़ों पे ही हो सकती हैं कि या तो आप प्रोडक्ट बेचेंगे या आप सर्विस बेचेंगे। तो बिज़नेस हमने समझ लिया क्या होता है। अब जब भी कोई बिज़नेस करें तो उसमें ज़रूरी है कि आपका गोल, आपका माइंडसेट बहुत क्लियर हो। आपने अगर ये सोचा है कि मैंने सिर्फ पैसों के लिए बिज़नेस करना है, अच्छी चीज़ है, अल्टीमेट गोल तो वही होता है, अल्टीमेट उसकी अचीवमेंट, उसका बाय प्रोडक्ट तो यही है कि उससे आपको अर्निंग होगी। लेकिन इस बात को समझें कि अगर किसी स्टेज पर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपकी मोटिवेशन अपने बिजनेस के अंदर ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आगे उस बिज़नेस को कंटिन्यू करना, उसको लेकर चलना, अपनी टीम को लेकर चलना, उनकी तनख्वाहों को लेकर चलना, बहुत सारे मसाइल आपके लिए खड़े हो सकते हैं। लिहाजा आपके लिए ज़रूरी है कि गोल जो हो आपका बिज़नेस करने का वो ये हो कि आप किसी मसले का मुकम्मल हल देना चाहते हो या किसी ज़रूरत को मुकम्मल तौर पर अपनी दी गई प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू उसको फुलफिल करें। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलती रहेगी। जब भी आपका क्लाइंट आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, आपको एक खुशी का एहसास होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी जिससे आप अपने बिजनेस को मज़ीद ईमानदारी के साथ हलाल तरीके से चला सकेंगे। अब बिजनेसेस जो हैं वो स्मॉल बेस भी हो सकते हैं और लार्ज भी। लार्ज हमारी ऑब्वियसली हमारी बहुत सारी कंपनीज PSX के ऊपर भी रजिस्टर्ड हैं, यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी। हमारे स्मॉल बिजनेसेस जो घर से शुरू होते हैं और वो भी हमारे पास बहुत सारे हैं। अच्छा, इस सब में आज मैं जो आपसे बातें करूंगी उसके बाद इन सारी बातों को आप याद रख सकेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। इनमें हम ये भी बातें करेंगे अगर हम घर से भी कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो उसकी क्या हुकूमती रजिस्ट्रेशन चीज़ें किस तरीके से ज़रूरत पड़ती हैं, ये हम आने वाली वीडियो में ज़रूर इसको भी कवर करेंगे। अच्छा जी, बिजनेस के अंदर ना 3 कोर चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि जो प्रोडक्ट और सर्विस आप बेच रहे हैं क्या वो कस्टमर की नीड है, वांट है या नहीं है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कस्टमर कौन है और आपकी प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। तो पहले प्रोडक्ट और सर्विस की बात करते हैं। आप सबसे पहले ये समझें कि आपको खुद को कोई आपकी ही प्रोडक्ट लाकर बेचे और अगर क्या आप वो खरीदेंगे, क्या वो आपकी ज़रूरत है, क्या वो आपके इर्द गिर्द के दोस्तों की, आपके वालिदैन की, आपके बच्चों की, मुख्तलिफ एज के लोगों की जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, क्या उनमें से वो किसी की भी ज़रूरत है। और उसको अगर वो ऑफ़र किया जाए तो जिसने भी, अगर बच्चे हैं तो ऑब्वियसली बच्चे मोस्टली चीज़ें खुद नहीं खरीदते हैं, उनके वालिदैन उनके लिए ख़रीद के देते हैं। तो क्या वालिदैन वो चीज़ पे करेंगे उस चीज़, प्रोडक्ट के लिए, उस सर्विस के लिए। अगर आप खुद उस चीज़ को ख़रीदने वाली एज के शख्स हैं तो क्या आप उस चीज़ को ख़रीदेंगे अपने किसी करीबी रिश्तेदार के लिए या अपने लिए। तो इस चीज़ को आप जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी अमाउंट में वो चीज़ खरीद सकते हैं, यानी आपने कितने पैसों में उस चीज़ को बेचना है और क्या वो चीज़ बिकने के काबिल है या नहीं। यहाँ से आपको ईमानदारी से जब आप अपना एनालिसिस करेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों से इसका एनालिसिस करवाएंगे तो आपको इसकी एक अच्छी मार्केट की जो ट्रेंड है वो अंदाज़ा हो जाएगा।
इस बात को समझें कि आप अगर किसी को ये कहेंगे कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो आपको एक बायस्ड ओपिनियन दे। आप उन्हें ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये इस तरह का एक बिज़नेस मैंने देखा है, क्या लगता है कोई ख़रीदेगा इसको? आप खरीदेंगे इस तरह की प्रोडक्ट? और फिर उनके रिस्पॉन्सेज को आप चेक करें, तो उससे फीडबैक से आपको आंसर से आपको एक क्लियर कंसेप्ट मिल जाएगा और कि आपको ये बिज़नेस, ये प्रोडक्ट, ये सर्विस बेचने की ज़रूरत है। ये बिज़नेस कितने अरसे तक चल सकेगा, नहीं चल सकेगा, ये सारी सवालात आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब कस्टमर, आपने ये देखना है कि ये आपने जो प्रोडक्ट और सर्विस बनाई है, ये किसकी ज़रूरत है और किसकी ख्वाहिश है। अब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बुक स्टोर पे जाएं और वहाँ पर आम बिक रहे हों। यकीनी तौर पे आपको और हम सबको इस बात का अंदाज़ा है कि जब हम किसी बुक स्टोर में जाते हैं तो हम इस बात की उम्मीद रख रहे होते हैं कि यहाँ से हम किताबें खरीदेंगे। हम वहाँ पे आम देख के शायद एस्टोनिश हों कि यहाँ आम बिक रहे हैं। या अगर आम की दुकान पर एक तरफ आम बिक रहे हैं और एक तरफ किताबें बिक रही हों या एक तरफ जूते बिक रहे हों, तो वो बहुत अजीब सा लगेगा, क्योंकि आम की दुकान पे कोई जूते खरीदने या कोई किताबें खरीदने नहीं आएगा। तो लिहाजा ये ज़रूर सोचना है कि कौन सी चीज़ किस जगह पर बिक सकती है और कौन सा कस्टमर कहाँ जाएगा वो चीज़ खरीदने। जब आपको ये पता होगा कि कस्टमर कौन सी चीज़ कहाँ खरीदने जाता है, तो आपको ये भी पता होगा कि आपका क्लाइंट कहाँ है। और आपने उसको ऑनलाइन के अलावा, अगर आप B2B बिजनेसेस में अपने जो बिज़नेस की प्रोडक्ट या सर्विस है उसको एक्सपेंड करेंगे, आप किसी और बिज़नेस के थ्रू अपनी चीज़ बेचना चाहेंगे, किसी बुक स्टोर पे अपनी चीज़ें रखवाना चाहेंगे, आप किसी गिफ्ट शॉप पे अपनी चीज़ें रखवाना चाहेंगे, या आप किसी कह लें कि शू स्टोर पे अपने प्रोडक्ट्स रखवाना चाहेंगे, तो उस तरीके से आपको अंदाज़ा होगा कि आपसे आपका जो कस्टमर है किन जगहों पर उस पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढते हुए जाएगा। इससे आपकी प्रोडक्ट सही तरीके से बिकने और जल्दी बिकने का जो तरीकाकार है वो आप फाइंड कर सकेंगे। और इस बात को अब हमें समझने की ज़रूरत है कि अब आज के एरा के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन बिकती हैं। अब ऑनलाइन के अंदर जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है डिलीवरी का, कि बहुत सारे लोग जो अपने सिटी के अंदर चीज़ें डिलीवर कर रहे होते हैं उसके लिए वो दो तरीके करते हैं। या तो वो एक पर्सन को जब हायर कर लेते हैं अपने पास कंटिन्यूसली, और हायर करने के बाद वो उसको मंथली 20,000, 10,000, 15,000 रुपये देते हैं कि आप जब भी हमारा ऑर्डर आएगा आपने शहर के अंदर जाकर इसको डिलीवर करके आना है। उसकी बाइक का कोई पेट्रोल आप फिक्स कर सकते हैं और साथ आप जो है उसको पैसे दे सकते हैं मंथली। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको ना तो मंथली पैसे देते हैं, ना ही आप उसकी बाइक का, शायद बाइक का पेट्रोल आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फिक्स भी कर लें क्योंकि आज की ज़रूरत है वो, लेकिन आप उसके साथ ये चीज़ फिक्स करते हैं कि मेरी प्रोडक्ट में से 10% या 3% या 4%, ये जो इस एक यूनिट की प्राइस है वो आपको मिलेगी जब आप इसको डिलीवर कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप डिलीवरी का काम करते हैं। अब जब आप आउट ऑफ द सिटी वर्क कर रहे होते हैं तो यकीनी तौर पे आपको डिलीवरी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। TCS हो गया या पोस्ट ऑफिस हो गए, बहुत सारी जो इस तरह की कंपनीज़ हैं वो आपके लिए ये काम करती हैं और लॉजिस्टिक्स को आपको मैनेज करती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ जो लोकली हर शहर में अलग अलग अवेलेबल हैं वो भी आपके लिए करती हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने एरिया के जितने भी डिलीवरी की सर्विसेज हैं उनकी लिस्ट बनाएं, देखें कि कौन कितनी अमाउंट में क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। मेरी कोशिश ये होगी कि आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाऊं कि किस शहर के अंदर कौन कौन सी डिलीवरी सर्विसेज काम कर रही हैं और वो कितने पैसों में आपकी प्रोडक्ट डिलीवर कर सकती हैं कि आपका मुनाफा कायम रहे। अब इसमें एक बात समझें कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो 350 रुपये की है और आप डिलीवरी चार्जेस पे कर रहे हैं अपने एज पर 450, तो आप 100 रुपये के नुकसान पे हैं। आप प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन नुकसान पर भी हैं। तो इन चीज़ों को हमेशा जर्नलिंग करें, इनकी फीडबैक को लिखें, अपने पास तमाम प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट, हर चीज़ लिखनी चाहिए आपको। उससे आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि आपकी चीज़ कितने में बिक रही है और आपको कितना, कहाँ, किन किन जगहों पर मज़ीद अपनी प्राइस को कम करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे यकीनी तौर पे बिज़नेस बढ़ते हैं तो रॉ मटेरियल्स भी आप ज़्यादा मिकदार में मंगवाते हैं और डिलीवरी भी फिर आप ज़्यादा मिकदार में करवाते हैं, तो तमाम चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। स्मॉल बिज़नेस से आप मीडियम बिज़नेस या लार्ज बिज़नेस की तरफ जब मूव करते हैं तो जो आपके अखराजात होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और ये आप जब पहले से ही इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे और मज़ीद हो जाएगी तो आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे हम स्कूल में भी जब पढ़ने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही हमें 9th 10th में बिठा दिया जाए। यकीनी तौर पे हम 1 2 3 4 ये तमाम क्लासेस से पास होते हुए 9th और 10th को अपनी आते हैं उस स्टेज के ऊपर जब हम एक सीनियर क्लास के अंदर आ जाते हैं।
इसी तरह जो बिज़नेस भी है इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी सलाहियत क्या है और आपका ख्याल आइडिया क्या है जिसके ऊपर आप बिज़नेस करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ऐसा आइडिया लेके आएँ जो कोई और ना कर रहा हो। आप अगर आप हर बार अगर आप ऐसा आइडिया ले आए हैं और वो वाकई मार्केटेबल है, वो वाकई एक बिज़नेस बनने की सलाहियत रखता है तो ज़रूर करें। लेकिन अगर उस आइडिया के अंदर अभी प्रोडक्ट के बनने में और चीज़ों में वक्त है तो साथ साइड बाय साइड एक और छोटा बिजनेस करके अपने सेल्स की जो सलाहियत है उसको ज़रूर आजमा लें कि आपके अंदर क्या ऐसी कोई सलाहियत है कि आप अगर प्रोडक्ट बना लें तो बेच सकें। जब आप इस बिज़नेस की फील्ड में गुजरते हैं तो आपको अंदाज़ा होने लगता है कि क्या आप सारे काम देखें, सेल्फ एम्प्लॉयड होना कोई अच्छी बात नहीं होती बिज़नेस में, लेकिन एक बात ज़रूर समझें, एक बिज़नेस ओनर को हर चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कैसे है, ताकि वो अपनी टीम को, अपने लोगों को सही तरीके से गाइड कर सके, लेकर चल सके, बिज़नेस में लॉस कम से कम हो। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपकी सलाहियत प्रोडक्ट बनाने की है, आपकी सलाहियत प्रोडक्ट में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनको मंगवाने की सलाहियत है, यानी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, या आपकी जो है क्या कहते हैं आपकी प्रोडक्ट मुकम्मल करने की सलाहियत अच्छी है, उसको असेंबल करने की सलाहियत अच्छी है, या आपकी सलाहियत जो है वो मार्केटिंग की अच्छी है या सेल्स की। सेल्स और मार्केटिंग भी दो अलग चीज़ें हैं। मार्केटिंग है कि जिसमें आप ट्रेडिशनल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी मार्केटिंग करते हैं, और सेल्स ये है कि आप उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर बेचकर उसके इवज़ पैसे वसूल कर लेते हैं। तो आपने जब भी कोई बिज़नेस करना है तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए करना है और उनको लिस्ट डाउन ज़रूर करते जाना है कि आपकी कौन सी स्किल अब इन्हांस हो रही है, या आपको पता चल चुका है कि अच्छा मेरी ये स्किल इस लेवल पर है। 3 पैरामीटर्स बना लेने हैं आपने, मीडियम, लो, हाई, कि आपकी मार्केटिंग स्किल लो है, मीडियम है या हाई है, और आपने उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करना है। विद टाइम आपको चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे कि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी, आपकी मार्केटिंग बेहतर हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, आपकी सेल्स बेहतर हो जाएंगी। आप जो लोग हायर करेंगे आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो ज़रूरी नहीं होता मेरे मुताबिक कि आप हर बार एक यूनिक आइडिया के साथ ही बिज़नेस शुरू करें। ऑलरेडी मार्केट में मौजूद आइडियाज़ जो और लोग कर रहे हैं आप उसके साथ भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि क्या ऑलरेडी आपके उस फील्ड में आने पर लोगों, ऐसा तो नहीं है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं लोग वो इतने सारी ऑलरेडी ग्रैब कर चुके हैं कस्टमर्स कि अब आपके पास कोई कस्टमर ना आए। तो आपने अपने जो कंपटीटर्स हैं उस फील्ड के उनको ज़रूर देखना है। अब ऐसा भी नहीं करना कि अगर कंपटीटर जो है कोई चीज़ 1000 रुपये की बेच रहा है तो आपने आते ही मार्केट में उस चीज़ को 500 का कर दिया। अब आपने प्रोडक्ट 500 की बेची, यकीनी तौर पे उसके कस्टमर्स आपकी तरफ वापस आएंगे क्योंकि आप अच्छी प्रोडक्ट बेच रहे हो, 500 में बेच रहे हो, तो आपकी तरफ कस्टमर्स आएंगे। लेकिन जब आप उस वक्त में नुकसान में हो सकते हैं। लेकिन जब आप, हो सकता है आपका प्रोडक्ट बन रहा है 400 में और आप 500 रुपये में बेच रहे हैं, उसमें आपने लॉजिस्टिक्स, मिसलेनियस, इलेक्ट्रिसिटी के अखराजात, डिलीवरी के अखराजात, बहुत सारी चीज़ें ना शामिल की और आप को थोड़े अर्से बाद पता चले कि हम तो नुकसान में बेच रहे थे इसको। क्योंकि हो सकता है जो पर्सन 1000 में बेच रहा है, अब क्योंकि वो बल्क में बेच रहा होगा, शायद उसको 300 रुपये बच रहे हो, 400 रुपये बच रहे हो। अब आपने अपने कंपटीटर को तोड़ने के लिए प्रोडक्ट तो सस्ती बेच दी, लेकिन जब आप फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएंगे, 600 पे भी जाएंगे ना 500 से, तो कस्टमर आपसे खुश नहीं होगा। वो कहेगा कि भाई आपने झूठ बोला हमसे, और कस्टमर कभी भी ना झूठ को पसंद नहीं करता। और ऑब्वियसली जब भी आप किसी बिज़नेस में झूठ का साथ लेंगे तो आपका बिज़नेस डूबना भी शुरू हो जाता है। तो हमें एज अ मुस्लिम अपनी इन चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के साथ जो लिमिटेशंस दी हैं उनके साथ हिसाब से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको अपने कंपटीशन को जहन में रखना है, लेकिन उसके चक्कर में आपने अपनी प्रोडक्ट बिल्कुल ही माइनर अमाउंट पे नहीं बेचनी है। आपने कोशिश तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए 100-200 रुपये कम कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा पे नीचे ना जाएं। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट वाकई बहुत कम प्राइस में बन रही है और मार्केट में लोग बहुत महंगा बेच रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें फिर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों का, तब आप इस प्राइस को कम भी रख सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर मुकम्मल सर्वे ज़रूर करें। अगर आप कोई बिज़नेस आइडिया लेकर सोच चुके हैं और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई मुकम्मल वीडियो एनालिसिस आपको करके दे कि क्या इस पे बिज़नेस हो सकता है, कितने पैसे लगेंगे, किनको बेचना है, कहाँ बेचना है, कितना पैसा बनेगा, तो आप हमें वो कमेंट डाउन कर सकते हैं। हम उसके ऊपर आपके लिए मुकम्मल वीडियो तैयार करके आपको समझा सकते हैं। अच्छा जी,
अब आपने ना ऐसा नहीं करना कि आपने सोचा कि चलें जी मैंने तो कपड़े बेचने हैं कल से, तो ये नहीं करना कि एक फ़ौरन जाके दुकान खरीद ली और उसके अंदर जो है ना 5-10 लाख रुपए का माल रख लिया और शुरू कर दिया काम। इसमें नुकसान हो सकता है। हमेशा छोटे लेवल से शुरू करें। देखें कि आप अगर जो है 50-100 प्रोडक्ट ले सकते हैं, एक छोटी दुकान के साथ अगर शुरू कर सकते हैं या बगैर दुकान के ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। सो इन चीज़ों से शुरू करके देखें कि क्या वो चीज़ हो रही है। आप कम अमाउंट में सैंपल्स देकर शुरू करके देखें, ट्रायल वर्जन करें पहले अपने बिजनेस का, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। आपकी जो मैंने ऑब्वियसली इसके ऊपर पहले ही कंपटीशन वाली पॉइंट के साथ बात कर दी कि आपको सेट जो है अपनी प्राइस और मार्केट की जो टेस्टिंग है वो लाजमी करनी है। आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्टिव रखना है। आप बेशक उसके लिए कोई टीम हायर करें, आप कोई लोकली टीम हायर कर लें, कोई ऑनलाइन टीम हायर कर लें, या आप जो है जैसे यू स्किल वाले आपको एक मंथली कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं, उनसे वो मंथली कंटेंट ले लें और डे बाय डे वो पोस्ट करते जाएं। तो उस तरीके से आप जो है ये अपने सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं इनको भी प्रमोट कर सकते हैं। यू स्किल का नंबर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगी। वो आई थिंक 500 रुपये में और 1000 रुपये में आपको मंथली कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आपके सोशल मीडिया के लिए। अच्छा जी, इसेंशियल बिजनेस माइंडसेट। आपको ये बात ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि जब आप बिजनेस में जा रहे हैं तो अपने जहन को आपने जो है वो थिंकेबल रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखनी है। जब भी आपके पास कोई मसला है, ये नहीं सोचना ये मसला आ गया, आप नहीं सोचना अच्छा ये मसला आ गया है, ठीक हो गया, ओके है, अब मुझे ये बता। अब आपने लोगों से भी पूछें और ख़ुद भी अपने आप से पूछें कि इसका सोल्यूशन क्या है। जो जो सोल्यूशन है वो सब लिस्ट डाउन करें, उनमें से जो बेहतर अप्रोच है उसको अपनाएं। अगर वो नहीं चलती तो दूसरी करें। और ये जब आप चीज़ें कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली, क्योंकि आप आपने डॉक्यूमेंट वाले पर्सन को ज़रूर अपने साथ इस चीज़ में रखें कि वो हर चीज़ को लिस्ट डाउन करे। इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि क्या चीज़ें जब आप लोगों ने लगाई थी तो वो नहीं वर्क करी थी, फेल हो गई थी, और उन चीज़ों से आपने जो सीखा होगा वो आपको कंसिस्टेंटली आपको इम्प्रूव करने में और आपको परफेक्ट करने में लगाएगा। कभी भी किसी बिजनेस में ये सोच कर नहीं आया जाता कि मेरा आइडिया जब जो है वो मुकम्मल तौर पे परफेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट बिल्कुल मुकम्मल सही हो जाएगी, तब एंटर होना है। हो सकता है आपका जो रॉ मटेरियल भी है, आपको जो प्रोडक्ट की जो फर्स्ट फॉर्म भी है, आपके कस्टमर को पसंद आ जाए, और अगर वो उसे पसंद आ रही है आप उसे सेल करें और साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहें। अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर आप मार्केट से फेड आउट हो जाएंगे। अच्छा, और आपने ये ज़रूर देखना है कि जो मनी आप उस कस्टमर से, क्लाइंट से ले रहे हैं, उसको आपने वैल्यू देनी है उसके ऐड पे। यानी कि आपने कस्टमर की मनी को उस मुकम्मल तौर पे उसको सेटिस्फाई करना है कि उसने जो पैसे भरे हैं आपको, आपने उसके एवज मुकम्मल सही चीज़ उसको प्रोवाइड की है। और जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं ना बिजनेस में, उससे ज़रूर आपने जो है ना अवॉइड करना है। आपने ये नहीं सोचना कि परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना कि ये पर्टिकुलर टाइम आएगा तभी मैं ये चीज़ लॉन्च करूँगा या मैं ये चीज़ करूँगा। आपको लगता है कि ठीक है चीज़ें ये तैयार है, अब इसको निकाला जा सकता है, डू इट। और कस्टमाइज, जो आप कह रहे हैं कि आपने कोई भी चीज़ देखी, किसी और बंदे की प्रोडक्ट देखी, किसी का कोई ऐड देखा, उसको डायरेक्टली कॉपी मत कर लें। उसके अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी को ज़रूर इन्हांस करें, नए लोगों के आइडियाज़ को लें और उनके साथ उसको कंबाइन करें। कॉपी करना कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं होता कभी भी। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको शेयर कर ली कि आपने जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उनको ज़रूर प्रॉपर रखें। इससे आपको आगे चल के बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा, आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करने में फ़ायदा होगा। आपकी कोई टीम छोड़ जाएगी तो भी आपको ये इशू नहीं होगा कि पता नहीं उन्होंने क्या क्या काम किया होगा। आपके पास हर चीज़ लिस्ट डाउन होगी उसके हिसाब से। आप इसको डिजिटली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप इसको मैनुअली पेपर्स फॉर्म में भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं अपने डाटा को, अपनी प्लानिंग को। तो ये जो डाटा रिकॉर्डिंग्स हैं और फिर आपके जो अखराजात हैं, आपके जो रॉ मटेरियल्स के ऊपर लग रहे हैं या आपके प्रोडक्ट पे लग रहे हैं या आपकी मार्केटिंग पे लग रहे हैं, सो इससे आपका जो टैक्स फाइलिंग का टाइम आएगा जब, तो उसमें भी आपके लिए आसानी होगी बहुत सारी। और आपने फीडबैक लेने से ना कभी डरना नहीं है। कस्टमर बहुत सारे हो सकता है 10 में से सिर्फ 2 लोग हों जिन्हें आपकी प्रोडक्ट पसंद आए, लेकिन उनसे पूछें कि आपको आपकी जो प्रोडक्ट है उनमें उनको क्या अच्छा लगा, और जिनको जो अच्छा नहीं लगा वो फीडबैक भी लें। अपनी जो रिसर्च की टीम है वो ज़रूर हायर करें, उनको बताएं कि भाई ये हमारे जो नेगेटिव फीडबैक्स आए हैं इसके ऊपर काम करें, इसको बेहतर करें। सो इस तरीके से बिज़नेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका ऑटोमेशन की तरफ मूव कर जाएगा। एक स्टेज आएगी जहाँ हर चीज़ आपका, हर पर्सन को पता होगा कि यहाँ क्या काम किस तरीके से होना है।
और फिर आपके लिए ये हर चीज़ मॉनिटर करना और कंटिन्यूस जो मेहनत है आपकी 24/7 की एज अ बिजनेस ओनर, वो मेहनत कम हो जाएगी और सब चीज़ें ऑटोमेशन में होंगी। और फिर आप एक्सपेंशन करके उसकी मज़ीद चीज़ें प्रोडक्ट उसमें इन्हांस कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंट सिटीज़ में इन्हांस कर सकते हैं, ग्लोबली उसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं, या उसके साइड बाय साइड और नए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप एक कामयाब बिजनेस बना सकते हैं। तो हमने इस बात को समझ लिया है कि जो आपका बिजनेस है उसको सक्सेसफुल बनाने की जो रीजंस हैं वो यही है कि आपको आपके कस्टमर की बारे में पता होना चाहिए, वो कौन है, वो क्यों खरीदेगा आपसे प्रोडक्ट। आपको ये पता होना चाहिए जो आप ऑफ़र कर रहे हैं कि वो आपकी मनी के हवाले से बिल्कुल सही ऑफरिंग है, आप ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं, आप कम पैसे नहीं ले रहे हैं। आपने अच्छी ब्रांडिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, आपने एक स्मार्ट प्राइसिंग करनी है ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से सेल हो और आप प्रॉफिट्स भी अर्न करें। आपने मार्केटिंग प्रेजेंस जो है अपनी ऑनलाइन वो बेहतर तरीके से मैनेज करनी है। इन सब चीज़ों में आप बहुत सारे फ्री टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैनवा को डिज़ाइन पोस्टर्स के लिए अपने जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप लोगोज, रील्स वगैरह इन जगहों से बना सकते हैं। आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्डर्स लेने के लिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं अपने एड्स को प्रमोट करने के लिए। आप फीडबैक के लिए जो है गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं कंटेंट को बनाने के लिए। लेकिन इस सब के पीछे ना ये सारे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे इस वक्त जो आपको यूट्यूब पे बता रहे होंगे कि ये एआई टूल्स आपको एक सेकंड में इतने कंटेंट बना देंगे, इतनी चीज़ें कर देंगे। लेकिन उसके अंदर वो बना ज़रूर देंगे मगर उनमें बहुत सारे फ्लॉज होंगे, उनमें शायद वो रीच ना आ रही हो, वो चीज़ें ना आ रही हों। और इवन चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको बना के देगी, लेकिन उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी। जब तक कि आपका अपना माइंडसेट जो है वो एनालिटिक बेस नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि क्या आपके बिजनेस की ये सही है, क्या लफ्ज़ आपको सही यूज़ करने की ज़रूरत है, क्या ये आइडिया ठीक है या नहीं है। जब तक एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप उस काम को नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों को सीखें और फिर करें लाजमी तौर पे। अदरवाइज़ टीम हायर करें जो इन सब चीज़ों को मैनेज करे आपके लिए। आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर इन्वेस्ट जो है उसको करने से पहले, किसी भी प्रोडक्ट या बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसके 5 से 10 आइटम सेल करके लाजमी देखें। आप देखें कि आपका जो मोस्ट सेल्ड प्रोडक्ट है उसके रिव्यूज़ कितने कैसे आ रहे हैं, और अपनी प्रोडक्ट को अगर आपने इम्प्रूव करना होगा तो अगले 5 साल में आप किन किन स्टेजेस पे उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसकी स्केलिंग कैसे करेंगे, क्या वो स्केल अप प्रोडक्ट है, यानी अगर आप उसको मैसिव लेवल पे एक इंडस्ट्री, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री के तौर पे बनाएं तो क्या वो आप बना पाएंगे, कितना खर्चा आएगा। ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ लेकर चलनी पड़ेंगी। और आखिर में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बिज़नेस को लाजमी शुरू करें। जॉब करते हैं उसके साथ छोटा सा बिज़नेस ज़रूर शुरू करें। आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना सीख जाएंगे और जहाँ भी आपको आइडिया लैब की ज़रूरत महसूस हो हम आपके साथ हैं। हमें कमेंट डाउन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।